नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टार ऑनलाइन स्टडी में। और आज हम बात करेंगे भारत की राज्य व्यवस्था में राष्ट्रपति यानी भारत के महामहिम। हमारा आज का टॉपिक रहेगा राष्ट्रपति। तो दोस्तों, इससे पीछे वाली वीडियो में हमारा जो संसद है वो टॉपिक हो चुका था कंप्लीट, और आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति के बारे में। तो राष्ट्रपति की क्या योग्यताएं होती हैं, क्या इसके लिए शर्तें हैं, कार्यपालिका संबंधी उसकी शक्तियां, विधायी शक्तियां, उनके बारे में चर्चा करेंगे। और साथ में जब राष्ट्रपति टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आए हुए हैं परीक्षाओं में उनके बारे में भी चर्चा कराएंगे। तो आप सभी अंत तक इस वीडियो में जुड़े रहें, आपको निश्चित रूप से इसका फ़ायदा मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति की, कि भारत के राष्ट्रपति का पद क्या है, इसके बारे में क्या संदर्भ रखता है। देखिए, परीक्षा की दृष्टि से सबसे ज़्यादा अगर कोई टॉपिक हावी रहता है तो वो राष्ट्रपति का रहता है। हमेशा ही राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न अधिक पूछे जाते हैं। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो इसे पूरा जरूर देखना। अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति से संबंधित। तो इसके जो अनुच्छेद हैं हम उनके बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 52 क्या कहता है? अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये सिर्फ अनुच्छेद 52 ही कहता है, यानी राष्ट्र अध्यक्ष की संवैधानिक स्थिति, अध्यक्ष व प्रथम नागरिक होने का अगर कहीं पता चलता है तो वो अनुच्छेद 52 में पता चलता है। तो हमें अगर पूछा जाए कि राष्ट्र अध्यक्ष की संवैधानिक स्थिति कहाँ से में स्पष्ट होती है प्रश्न में, तो वो अनुच्छेद 52 से स्पष्ट होती है। तो इसको आप थोड़ा ध्यान में रखना। आगे हम बात करेंगे कि जो ये राष्ट्रपति होता है वो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, यानी कमांडर होता है। कार्यपालिका का अध्यक्ष, मुखिया, संवैधानिक प्रधान होता है। यहाँ पे लिखा गया नाम मात्र का अध्यक्ष होता है। देखिए जी, होता नाम मात्र का है, लेकिन नाम तो पहले राष्ट्रपति का ही आएगा, तो अपने राष्ट्रपति को ही ध्यान में रखेंगे। यानी अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति के स्थिति के बारे में बताता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो इसको आप देख लेना। अब इसके बाद अनुच्छेद जो 53 है वो बताता है कि अनुच्छेद 53 बताता है कि जो राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्ति है उसके बारे में बताता है, यानी समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह अपने अधीनस्थों या सवय करेगा। यानी अधीनस्थ कौन से होंगे? यानी उसका जो मंत्री परिषद के सदस्य यानी पीएम वगैरह हैं उनके माध्यम से प्रयोग करेगा। तो ये बात किस में लिखी है? ये अनुच्छेद 53 में लिखी हुई है। यानी अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद के बारे में बता दिया की स्थिति क्या होगी। अनुच्छेद 53 में उसे शक्तियां दे दी। जब अनुच्छेद 53 में शक्तियां दे दी तो अब उसका निर्वाचन के बारे में भी बताना पड़ेगा। तो अनुच्छेद जो 54 है वो बताएगा निर्वाचन मंडल, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन शामिल होगा। तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में लोकसभा, राज्यसभा व राज्यों की विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य, ध्यान रखना, निर्वाचित, मनोनीत नहीं होंगे, निर्वाचित, जिन्हें हम वोट देते हैं वो ही राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होंगे। और दिल्ली व पुडुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेंगे, यानी जो विधायक हैं वो भी भाग लेंगे दिल्ली व पुडुचेरी के। तो दिल्ली के 70 विधायक हैं और पुडुचेरी के 30 विधायक हैं, तो ये 100 विधायक भी इसके निर्वाचन मंडल में भाग लेंगे। अगर हमसे पूछें कि राष्ट्रपति के चुनाव में क्या हम भाग लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं लेते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से लेते हैं। जिन्हें हम वोट देते हैं वो आगे जाके राष्ट्रपति को वोट देते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना। तो अनुच्छेद 52 में हो गया, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति की स्थिति होगी। अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति होगी, यानी जिसका प्रयोग वह अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। अनुच्छेद 54 में उसने बता दिया कि निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होगा, भी किस किस को कार्ड देना है, किस किस को नहीं देना है वोट करने के लिए। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। अब ये हो गया निर्वाचक मंडल, तो दे दिया अनुच्छेद 54 के तहत दे दिया कि निर्वाचक मंडल होगा, लेकिन पद्धति तो पता होनी चाहिए ना, यानी राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा वो किस पद्धति होगा। तो ये हमें बता रखा है, अनुच्छेद 55 बताएगा कि जो राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति है वो किस तरीके की होगी। तो मित्रों, जो राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति होगी वो होगी एकल संक्रमणीय अनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली, ये होगी, यानी एकल संक्रमणीय अनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली। अब इससे
ध्यान क्या रखेंगे, इससे अब विधायक का मत मूल्य वगैरह निकालना है तो वो कैसे निकालना है, तो विधायक का मत मूल्य निकालने के लिए करेंगे उस राज्य की जनसंख्या, यानी जैसे राजस्थान की जनसंख्या। अब एक बात का ध्यान रखना, जो राष्ट्रपति का और उपराष्ट्रपति के चुनाव होते हैं उनके चुनावों का जो आधार वर्ष है वो 1971 रखा गया है, यानी 1971 की जनसंख्या के अनुसार मत मूल्य निकाला जाता है। तो विधायकों का मत मूल्य निकालना है, वो निकालेंगे उस राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य की विधानसभा में कुल निर्वाचित सदस्य है, तो उसका जितने होंगे, जैसे राजस्थान में अगर 4 करोड़ जनसंख्या है, मान लो विधायक 200 है, तो उसको हम इसके कट कर देंगे तो लगभग 200 समथिंग, ये अनुमान बताया है 200 कुछ आ जाएंगी। तो ये राजस्थान के विधायकों का मत मूल्य आ जाएगा 209। ऐसे वर्तमान में अलग है, लेकिन आप इसको एक आइडिया मान लो, आगे मैं पूर्ण रूप से बता देता हूँ। तो ये आ जाएगा मत मूल्य, इस तरीके से निकाला जाता है, यानी एक विधायक का मत मूल्य उस राज्य की जनसंख्या बटे उस राज्य की विधानसभा की कुल निर्वाचित जो सदस्य हैं, यानी जो सीटें हैं, निर्वाचित सीटें हैं। जैसे राजस्थान में कुल विधानसभा की सीटें कितनी हैं, 200, और भाग में 1000 कर देंगे। अब हम बात ध्यान रखना है कि अगर सांसदों को कैसे निकालेंगे, तो सांसदों का एक सांसद का मत मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों का मत मूल्य, यानी सभी राज्यों की विधानसभाओं से जितने भी व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं उनका मत मूल्य बटे संसद के दोनों सदनों का निर्वाचित सदस्य, यानी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य कितने हैं उनको बटे में रख देंगे। यहाँ निर्वाचित बात हो रही है, मैं बार बार कह रहा हूँ, राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। इस तरीके से अगर हम बात करें, वर्तमान में जो भारत के सांसद है उसका मत मूल्य कितना है, यानी एक वोट अगर वो डालते हैं तो 708 वोट काउंट होती है। और राजस्थान के विधायकों का मत मूल्य कितना है, विधायकों का 129 आ जाएगा। तो अपने इस तरीके से करना है। अभी हमारे जो विधायक है कोई भी है, अगर वो राष्ट्रपति का चुनाव में वोट डालने जाएंगे तो 129 है। अगर कोई भी सांसद, यानी पूरे भारत का कोई भी सांसद अगर वोट डालेगा तो उसका 708 ही आएगा, क्योंकि इसका आधार जनसंख्या होती है। 10 लाख पर एक सांसद होता है, इस बात का ध्यान रखना। तो सभी जो सीटें होती है लोकसभा की जनसंख्या के आधार पर होती है। तो जो सांसदों का तो पूरे भारत में एक ही होगा मत, 708 ही होगा, लेकिन विधायकों का अलग अलग होगा, किसी का 129 होगा, किसी का 34-35 होगा, किसी का 400 होगा। तो वो अलग अलग कंडीशन पे डिपेंड करता है, लेकिन अपने राजस्थान का एक विधायक का मत मूल्य 129 है। तो अपने टोटल विधायक कितने हैं, 200, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने कितने जाएंगे, जितने भी वोट होंगे वो राजस्थान से डल जाएंगे राष्ट्रपति को। अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमण मत प्रणाली, ये बता दिया पद्धति है। अब अनुच्छेद 55 में अगर निर्वाचन पद्धति बता दिया, तो 56 में क्या बता दिया, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। एक बात का ध्यान रखना, यहाँ राष्ट्रपति का कार्यकाल निश्चित है 5 वर्ष। अनुच्छेद 56, अब कई स्टूडेंट बोल देते हैं हमें अनुच्छेद याद नहीं रहता है, तो अनुच्छेद को याद रखने का तरीका मैं अभी तक आपको बता देता हूँ किस तरीके से याद रखना है। अनुच्छेद 56 में क्या है, राष्ट्रपति का कार्यकाल, यानी कार्यकाल कितना होगा, राष्ट्रपति की पद की योग्यता होगी, वो आगे करेंगे। अब अनुच्छेद 56 में कार्यकाल है, अनुच्छेद 57 में है पुनर्निर्वाचन, यानी राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। जब कार्यकाल हो गया तो पुनर्निर्वाचन, अनुच्छेद 57। और अनुच्छेद 58 कहता है कि योग्यताएं क्या होगी, तो अब वो योग्यताएं देख लेते हैं। राष्ट्रपति के लिए योग्यताएं क्या है, उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने योग्य हो, यानी होने की योग्यता रखता हो। लोकसभा का सदस्य होना जरूरी नहीं है, लेकिन होने की योग्यता रखता हो, वह किसी लाभ के पद पर ना हो, पागल ना दिवालिया ना हो, वो तो बात आ ही जाएगी, तो वो भारत का नागरिक हो। ये सबसे बड़ी बात है जो डिपेंड करती है यहाँ पे। इसके बाद अगर हम बात करें, अगर किसी को नहीं समझ आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हैं। और यहाँ मैं वीडियो रोक के आपसे पहले वाली जो वीडियो बनी है उसके बारे में एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, आपने कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर लिखना है। आपने ये बताना है कि संसद के
अंग कितने होते हैं और सदन कितने होते हैं, ये आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। अब हम बात करते हैं आगे वाली। राष्ट्रपति अगर जब शपथ लेता है, वो यानी उसको शपथ कौन दिलाता है, तो अनुच्छेद जो 59 है उसमें क्या है, 59 में बताया गया है राष्ट्रपति की शर्तें। यानी राष्ट्रपति की शर्त क्या होगी, पद के लिए शर्त क्या होगी, शर्त ये होगी कि राष्ट्रपति का जो फॉर्म भरता है उसके 50 तो अनुमोदक और 50 प्रस्तावक, यानी 50-50 अनुमोदक और 50 ही प्रस्तावक होंगे। यानी वो प्रस्ताव लेकर आएंगे कि हमारा ये उम्मीदवार है, यानी 100 सांसद होंगे जो राष्ट्रपति के लिए प्रस्तावक व अनुमोदक बनेगा। एक बात का ध्यान रखना, जो प्रस्तावक बनेगा वो अनुमोदक नहीं बन सकता और जो अनुमोदक बनेगा वो प्रस्तावक नहीं बन सकता। ये शर्तें हैं, और शर्तें किसमें, अनुच्छेद 59 में ये शर्तें हैं। यानी राष्ट्रपति के फॉर्म भरने के लिए अकेले 100 सांसदों की आवश्यकता पड़ती है, जीतने के लिए तो बहुत बड़ी बात है। अब इनके लिए शर्त क्या है, 15,000 रुपये जमानत राशि जमा होगी। वो कहाँ होगी, वो RBI में होगी, इस बात का ध्यान रखना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वहाँ पे जमा होगी। इसी में ये बात की है। तो राष्ट्रपति को जो वेतन मिलेगा वो कितना मिलेगा, वेतन मिलेगा 5 लाख रुपए वर्तमान में, और वो किस निधि से मिलेगा, वो भारत की संचित निधि से देय होगा। अब ये बात आ जाएगी राष्ट्रपति की शपथ। राष्ट्रपति को शपथ हम अनुच्छेद 60 के तहत, अनुच्छेद 60 क्या कहेगा, अनुच्छेद 60 कहता है कि राष्ट्रपति को शपथ दिलानी है, राष्ट्रपति को शपथ दिलानी है। तो अब उसको शपथ दिलाता कौन है, शपथ दिलाता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है जो उसे शपथ दिलाता है, और ये हमें उल्लेख काम है अनुच्छेद 60 के तहत शपथ दिलाएगा। अब आपका जो प्रश्न था कि हमें ये अनुच्छेद याद कैसे होंगे, तो एक बार ध्यान से सुन लेना और फिर आप भी साथ साथ में नोट कर लेना कि बात किस तरीके से कही गई है। तो देखिए, हम बात कर रहे थे राष्ट्रपति के अनुच्छेदों के बारे में, क्या क्या अनुच्छेद है। तो देखिए इसमें कुछ कम लिख रखे हैं, मैं वैसे ही आपको बता देता हूँ। अनुच्छेद जो 52 है, अनुच्छेद 52 में बात गई है राष्ट्रपति का पद होगा, ठीक है। अब राष्ट्रपति का पद होगा तो उसे कुछ शक्तियाँ देनी पड़ेंगी। तो राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियाँ 53, अगर कार्यपालिका शक्तियाँ दे दियाँ तो उसका चुनाव भी बताना है, किस तरीके से चुनाव होगा। तो अनुच्छेद 54 यानी निर्वाचक मंडल होगा, निर्वाचक मंडल में कौन कौन भाग लेगा। जब सभी भाग ले लिया तो अब किस पद्धति के तहत हम उन्हें शामिल करें, तो अनुच्छेद 55 कहेगा, निर्वाचन पद्धति बताएगा। अब जब अनुच्छेद निर्वाचन पद्धति बता दिया तो कार्यकाल बताएं 56। देखो एक छपनिया राजस्थान में काल पड़ा था, छपनिया काल, यानी अनुच्छेद 56 के तहत छपनिया काल, 56वें कार्यकाल। तो एक प्रश्न इसी में से निकल के आ जाता है। आपसे प्रश्न है, आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है कि छपनिया काल किस ईस्वी में पड़ा था। विक्रमी संवत नहीं बताना है, आपने ईस्वी बताना है कि कौन सा सन था। यहाँ वीडियो को पॉज करें और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि छपनिया काल कब पड़ा था। ये बहुत बार परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, आपने बताना है छपनिया काल कब पड़ा था। मैं इस वीडियो के अंत में आपको इसका आंसर दूंगा। अगर वीडियो के अंत में अगर भूल जाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। अब हम बात करेंगे 56, अनुच्छेद 56 के तहत राष्ट्रपति का कार्यकाल है। अनुच्छेद 57 के तहत क्या है, पुनर्निर्वाचन, यानी राष्ट्रपति का एक बार क्या कितनी भी बार राष्ट्रपति का चुनाव, यानी जो राष्ट्रपति बन गया वो अपने पद पर दोबारा आ सकता है, यानी यहाँ पर संविधान मौन है। तो पुनर्निर्वाचन के बारे में अनुच्छेद 57 बताता है। जब पुनर्निर्वाचन हो गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या है, तो योग्यताएं अनुच्छेद 58, योग्यताएं अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 59 क्या कहेगा, अनुच्छेद जो 59 है वो कहेगा राष्ट्रपति के लिए शर्त क्या होगी। अब शर्त बता दी, इसके बाद में अनुच्छेद 60 से शपथ, 60 की मैं शपथ लेता हूँ, अनुच्छेद 60 में शपथ है। तो ये मुख्य मुख्य अनुच्छेद है जिन्हें याद करना है। देखिए मित्रों, अनुच्छेद आपको राष्ट्रपति में याद ही करने पड़ेंगे, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है। आप लिख के याद करो, रट्टा लगा के याद करो, समझ के याद करो, वो तो आपको करने ही पड़ेंगे। कई लोग बोल देते हैं कि हमें ट्रिक के द्वारा याद कर लो। तो मित्रों, ट्रिक के द्वारा आप जब
सबसे अधिक आवश्यकता होगी उस समय आपकी ट्रिक फेल हो जाएगी। तो इससे अच्छा आप उसे समझ के करो तो और ज़्यादा अच्छा होगा। इस तरीके से मैं आपको बता देता हूँ कि 10 अनुच्छेद तो मैं आपको ऐसे ही याद करा सकता हूँ। जैसे अनुच्छेद 52 में है राष्ट्रपति का पद, जब पद दे दिया है तो शक्तियाँ भी दो, तो अनुच्छेद 53 में शक्ति दे दी, जब शक्ति दे दी तो निर्वाचन मंडल भी बताओ नहीं किस कौन कौन शामिल हो रहा है। अब इसके बाद आगे बात करेंगे, जब अनुच्छेद 54 में निर्वाचन मंडल दे दिया तो अनुच्छेद 55 में निर्वाचन पद्धति दे दी, अनुच्छेद 55 में निर्वाचन पद्धति दे दी तो अनुच्छेद 56 में कार्यकाल दे दिया, यानी छपनिया काल काल कार्यकाल पड़ गया छपनिया काल। और अनुच्छेद 56 में अगर कार्यकाल हो गया तो अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन हो गया, पुनर्निर्वाचन हो गया यानी एक राष्ट्रपति कई एक से अधिक बार भी बन सकता है। अब पुनर्निर्वाचन अनुच्छेद 57 में है तो अनुच्छेद 58 में योग्यताएं होगी, 58 में योग्यताएं दे दी, अनुच्छेद 58 में योग्यताएं हैं। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति के लिए शर्तें होगी कि 50 प्रस्तावक चाहिए, 50 अनुमोदक चाहिए, और इसके बाद राष्ट्रपति को शपथ 60 में शपथ मिल जाएगी। तो इस तरीके से ये 60 हो गए। अब अनुच्छेद 61 क्या कहता है? अनुच्छेद 61 कहता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया, अगर वो संविधान का अतिक्रमण करता है तो वहाँ पर राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया लगाई जा सकती है। अगर इसके प्रस्ताव लाने के लिए 1/4 सदस्य प्रस्ताव ला सकते हैं, और इसे सदन के जो जिस सदन में आएगा, चाहे लोकसभा में आए चाहे राज्यसभा में आए, जिस सदन में आएगा उस सदन का अध्यक्ष 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना दे देगा कि आपके खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया आएगी। जिस सदन में आएगा वहां पर 2/3 सदस्य इसे प्रस्ताव को पारित करेंगे, और वो भी विशेष बहुमत से। वो आगे मैं आपको बताऊंगा 2/3 विशेष बहुमत क्या होता है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो वो दूसरे सदन में भेजेगा और दूसरा सदन उसकी जांच करेगा। दूसरे सदन जांच करने के बाद में जो होते हैं सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद में अगर वो जांच का दोषी पाया जाता है तो उसे तुरंत प्रभाव से अपने राष्ट्रपति का पद खाली करना पड़ेगा। देखिए जी, आज तक कभी भी भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया नहीं आई है, ना ही कभी आएगी, इस बात का ध्यान रखना। चलिए जी, हम बात करते हैं राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा परंतु इस टॉपिक को बीच में नहीं छोड़ सकते हैं, तो आप अंत तक हमारे साथ जुड़े रहें। आगे हम बात करेंगे राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां। कार्यपालिका शक्तियां अनुच्छेद 53 क्या कहता है? कार्यपालिका शक्तियां समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी। तो अनुच्छेद 53 ये बता देता है कि उसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। तो ये बात मैंने बता दी है। अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री व मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, यह अनुच्छेद 75 कहता है। अनुच्छेद 76 कहता है महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? देखिए जी, महान्यायवादी की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है, इस बात का ध्यान रखना। इसके बाद अनुच्छेद 77, अनुच्छेद 77 क्या कहता है? राष्ट्रपति के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से, यानी माफ कीजिएगा, भारत सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। प्रधानमंत्री भले ही पूरे विदेश में घूमता रहे, लेकिन जो जितने भी कार्य होंगे वो राष्ट्रपति के नाम से होंगे, ना कि प्रधानमंत्री के नाम से। इस बात का ध्यान रखना, संपूर्ण कार्य राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। इसके बाद अगर बात करें अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 155 कहता है राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो राष्ट्रपति के द्वारा ही राज्यपाल की नियुक्ति होती है। नियुक्ति, निर्वाचित नहीं होता है, नियुक्ति होती है। इसके बाद अनुच्छेद 239 क्या कहता है? केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति के नाम से संपादित होगा। यानी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका जो प्रशासन है वो किसके नाम से संचालन होगा? वो राष्ट्रपति के नाम से संचालन होगा, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वो केंद्र के अधीन होते हैं, वह उनके पास संपूर्ण शक्ति नहीं होती, वो केंद्र के अधीन होगा। और केंद्र में सबसे बड़ी जो हमारे पास पोस्ट है वो राष्ट्रपति की होती है, तो राष्ट्रपति के नाम से ही संपादित किए जाते हैं। तो ये हमारी जो शक्तियाँ थी वो कार्यपालिका शक्तियाँ थी, यानी कार्यपालिका का काम क्या होता है? कानूनों को लागू करना, वो वाली शक्तियाँ थी। अब इसके बाद हमारे सैन्य व विदेश शक्तियाँ कौन सी, विदेशी शक्तियाँ कौन सी? तो कोई भी अगर युद्ध या युद्ध विराम की घोषणा करनी हो, संधि करनी हो, समझौते करने हो, तो वो सारे के सारे राष्ट्रपति के नाम से करे जाएंगे। एक बात का ध्यान रखना, ये सारे के सारे काम किसके होते हैं? ये राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। एक बात को कुछ बुकें होती हैं जो प्रधानमंत्री के बारे में बताती थी, लेकिन वो गलत बताती हैं। ये सारे के सारे राष्ट्रपति के नाम से होंगे। राजदूत, उच्चायुक्त जो भी है उनकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है? वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। और तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति भी कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। इस बात का आप ध्यान रखना। अब है वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय शक्तियों के अंदर अनुच्छेद 112 के तहत भारत सरकार का वार्षिक बजट। देखो अनुच्छेद 112 रुपए करके हमने जोड़े। जोड़ना मतलब बजट। बजट
की शक्ति है जो राष्ट्रपति के नाम से ही प्रस्तुत किया जाता है। जो बजट रखा जाता है वो राष्ट्रपति के नाम से रखा जाता है। पढ़ा जाता है वो अलग बात है, लेकिन जो रखा जाएगा वो राष्ट्रपति के नाम से रखा जाएगा। तो अब आपको आर्टिकल भी याद हो जाएगा कि 1-1-2 हो गए, यानी 1-1-2 राष्ट्र जोड़ना, यानी जोड़ना मतलब बजट हो गया। इस तरीके से अनुच्छेद 280 के तहत हम क्या करते हैं, प्रति 5 वर्ष बाद में केंद्र व राज्यों में राजस्व वितरण हेतु राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करेगा। तो अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन। इसके बाद राष्ट्रपति की जो आकस्मिक शक्ति होती है, यानी भारत सरकार की आकस्मिक निधि कोष राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। आकस्मिक निधि क्या होता है, वो होता है कि जैसे देश पे कोई संकट आ गया तो वैसे तो पैसे होते हैं वो राष्ट्रपति को संसद में निकालने पड़ते हैं, लेकिन आकस्मिक निधि होती है जो तुरंत अपने प्रभाव से, यानी बाढ़ वगैरह आ गई है, भूकंप आ गया या देश में कोई बाहरी संकट आ गया, तो राष्ट्रपति बिना संसद की अनुमति से भी ये पैसे निकाल सकता है। यानी बैकग्राउंड में प्रधानमंत्री निकालता है लेकिन नाम किसका होता है, राष्ट्रपति का। तो ये वित्तीय शक्तियाँ हैं। इसके बाद हम बात करें न्यायिक शक्तियाँ कौन सी, यानी न्याय करने के संबंध है। तो अनुच्छेद 72 के तहत क्या होता है, किसी भी व्यक्ति को सजा को कम कर सकता है, माफ कर सकता है, मृत्युदंड को भी क्षमा कर सकता है। तो ये उसकी न्यायिक शक्ति है राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और एक बात जो बहुत बार परीक्षाओं में पूछी गई है कि अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति किसी भी सार्वजनिक महत्व के विषय पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। यानी अनुच्छेद 143 कहता है, देखिए 143, इसका मतलब आप जानते हो सारे के सारे, यानी ये एक प्रेम से संबंधित होता है। राष्ट्रपति का प्रेम किसके साथ है, सर्वोच्च न्यायालय के साथ है। तो उसके जिससे प्रेम होगा हम उससे क्या है, राय मांग सकते हैं। तो राय मांगने का जो हमारा आर्टिकल है वो है अनुच्छेद 143। तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, परामर्श दे या ना दे वो सर्वोच्च न्यायालय की मर्जी है। अब इसके बाद विधायी शक्तियाँ, यानी विधायी वो होती हैं जो कानून बनाने उस संबंधी। तो अनुच्छेद 85 क्या कहता है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के तहत संसद में अधिवेशन बुलाता है, सत्रावसान करता है, और साधारण विधेयक या वित्त विधेयक दोनों में सदनों में मतभेद होने पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। तो देखिए अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन, आपको भी पता है 108 जो हमारा नंबर है वो किस लिए, यानी जोड़ने के लिए, यानी संयुक्त अधिवेशन किस लिए होता है, अनुच्छेद 108, यानी साधारण विधेयक और वित्त विधेयक में अगर कोई मतभेद हो जाए तो उस संदर्भ में राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। आज तक 3 संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं, उनके बारे में आगे अपने चर्चा करेंगे कि कौन कौन से हुए हैं। अब इसके बाद बात करेंगे आज तक के जो हमारे राष्ट्रपति हुए हैं। तो हमारे सबसे पहले जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 26 जनवरी 1950 से लेकर 13 मई 1962 तक रहे थे। इसके बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 13 मई 1962 से लेकर 13 मई 1967 तक रहे थे। उसके बाद में डॉक्टर जाकिर हुसैन 13 मई से 1967 से लेकर 3 मई 1969 तक। पद पर पहले मरने वाले राष्ट्रपति कौन थे, जाकिर हुसैन। पहले अल्पसंख्यक राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, और पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन। इसके बाद वीवी गिरी 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969, प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति वीवी गिरी। इस बात का ध्यान रखना, बहुत बार प्रश्नों में पूछा गया है, बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे, वीवी गिरी। भारत के प्रथम अल्पसंख्यक राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। पद पर मरने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन से, जाकिर हुसैन। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस बात का ध्यान रखना, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इस बात का ध्यान रखना। इसके बाद में न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969, ये भी कार्यवाहक बने थे। प्रथम न्यायाधीश जो कार्यवाहक बने थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह, दूसरे मुस्लिम, दूसरे अल्पसंख्यक। इसके बाद में जो अगला क्रम आएगा 6 नंबर वीवी गिरी 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक ये रहे थे।
इसके बाद है जी फखरुद्दीन अली अहमद 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक, यानी यही 3 वर्ष रहे थे। पद पर मरने वाले दूसरे व्यक्ति और पद पर राष्ट्रपति के पद पर जाने वाले तीसरे मुस्लिम फखरुद्दीन अली अहमद, और सबसे ज़्यादा अध्यादेश जारी करने वाले भी राष्ट्रपति यही है, फखरुद्दीन अली अहमद। इसके बाद बीडी जत्ती 11 अगस्त 1977 से 25 जुलाई 1977 कार्यवाहक बनते हैं। इसके बाद नीलम संजीवा रेड्डी 25 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1982 तक। आप कहोगे कि क्या हमें ये तारीख याद रखनी है? बिल्कुल याद रखनी है। अगर आप किसी बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आपको एक एक तारीख का पता होना चाहिए कि कौन सा कब तक रहे थे राष्ट्रपति। इसके बाद है जी ज्ञानी जैल सिंह, प्रथम सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक थे। इसके बाद है जी आर वेंकटरमन 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक। एक बात का ध्यान रखना, जब से बीडी जत्ती कार्यवाहक बने थे 25 जुलाई 1977 से एक प्रथा शुरू हो गई थी कि प्रत्येक, अब भारत का जब कोई भी राष्ट्रपति पद की शपथ लेता है वो 25 जुलाई को लेता है। ये एक प्रथा है, ध्यान रखना, परंपरा बन गई है, लेकिन नियम नहीं है, लेकिन उसको परंपरा बना दिया जाता है। इसके बाद डॉक्टर KR नारायण 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक था। प्रथम दलित राष्ट्रपति अगर पूछे तो डॉक्टर KR नारायण है। इसके बाद अगर बात करें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन विज्ञान के नाम से जाना जाता, जिसे राजनीति से दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन भारत के राष्ट्रपति बने और भारत रत्न के नाम से भी जाने जाते हैं ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक। इसके बाद डॉक्टर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति डॉक्टर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, छोटी लोसल की बड़ी बहू, 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक। प्रणब मुखर्जी 20 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक। और रामनाथ कोविंद जी, यानी क्रम के अनुसार 17वें भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, ये 25 जुलाई 2017 से अब तक। तो ये भारत के राष्ट्रपति है जी, इनको ध्यान में रखना, आप इनको अच्छे तरीके से देख लेना। जो ना समझ आए उसे कमेंट बॉक्स में आप कोई भी आपका प्रश्न है वो लिख के भेज देना, आपको उत्तर अवश्य मिलेगा। अब हमारे कुछ प्रश्न आए हुए हैं राष्ट्रपति संबंधी। देखो वैसे तो बहुत आए हैं, लेकिन मैंने प्रयास किया ज़्यादा से ज़्यादा आप तक पहुंचने का, बाकी आपके टेस्ट के माध्यम से आप तक वो प्रश्न पहुंच जाएंगे। अब हम बात करते हैं, जैसे एक प्रश्न पर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है? महाभियोग तो अनुच्छेद 61 के तहत आएगा। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? संवैधानिक अध्यक्ष मैंने अनुच्छेद 52 के तहत बताया था, राष्ट्रपति होता है। ये राजस्थान बीएड परीक्षा 2014 में पूछा गया था। संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के विधि के किस प्रश्न पर राय लेने के लिए अधिकार किसको है? तो वो विधि के संबंधित राय लेने का अधिकार तो राष्ट्रपति को है जी। तो ये IAS प्री 2014 में आया हुआ है प्रश्न। देखो IAS तक के क्वेश्चन इतने इजी आसान प्रश्न आते हैं, तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। इसके बाद अगर बात करें दूसरे प्रश्नों के बारे में, संविधान की विधि परीक्षण संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ कौन लेता है? यानी संविधान की रक्षा की शपथ कौन लेता है? राष्ट्रपति लेता है। देखिए एक बात का ध्यान रखना, संविधान की रक्षा का एकमात्र व्यक्ति है जो इसकी शपथ लेता है वो राष्ट्रपति है, इसके अलावा कोई नहीं लेता है। वहाँ लिखा होगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, नहीं जी, बिल्कुल नहीं लेता है संविधान की रक्षा की। वो अपने पद की शपथ वो अपने जो उनके पास पोस्ट होती है उनके लेते हैं, लेकिन एकमात्र भारत में व्यक्ति है जो संविधान की रक्षा की शपथ लेता है वो है राष्ट्रपति। आगे हम बात करें, राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय का अधिकार है, विवेकाधिकार के अंतर्गत आता है। क्या प्राप्त है? वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है, ये उसका सब विवेकीय अधिकार है। देखो ये संविधान में लिखा हुआ नहीं है, प्रैक्टिकली तौर पर वो उसका प्रयोग कर सकता है, वो भी कुछ कंडीशंस में, जब बहुमत दल का नेता डिसाइड ना हो रहा तो इस समय राष्ट्रपति अपने सब विवेक का प्रयोग कर सकता है। यानी बहुमत दल का मतलब जैसे कांग्रेस या बीजेपी, जैसे बीजेपी का अपना नेता नहीं चुन पा रहे हैं तो राष्ट्रपति अपनी मर्जी में से
जो बहुमत मिला है यानी बीजेपी को बहुमत मिला तो उनमें से किसी को भी बना देगा, लेकिन बाद में उसे बहुमत साबित करना पड़ेगा, विश्वास मत हासिल करना पड़ेगा, ये जरूरी है। इसके बाद में अगर बताएं विधि आयोग की नियुक्ति कौन करता है, तो वो राष्ट्रपति करता है। इसके बाद अगला जो है वो देखिए, भारत के ऐसे राष्ट्रपतियों का नाम बताइए जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर राधाकृष्णन व डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ये टीचर सेकंड ग्रेड में आया हुआ है जी एसएसटी के पेपर में। इसके बाद राष्ट्रपति को चुना जाता है, ये प्रश्न देखिए रीट 2011 में आया, संसद के दोनों सदनों व राज्य विधानसभाओं में निर्वाचित सदस्यों द्वारा, ये आपको मैंने बता दिया था और ये प्रश्न आया हुआ भी है, देखिए जी। इसके बाद देखिए जी, संविधान, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अंतर्गत राष्ट्रपति का चुनाव होता है, यानी चुनाव किस अनुच्छेद 54 के तहत बताया हुआ है कि चुनाव अनुच्छेद जो 54 है वहां पे आपने बताया हुआ है कि इसका निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होगा, चुनाव कैसे होगा, उसके बारे में बता रखा है। इसके बाद अगर बात करें कि राष्ट्रपति की मृत्यु या त्यागपत्र की अवस्था में उपराष्ट्रपति कार्य करता है, अधिकतम कितना कर सकता है, अधिकतम 6 माह की अवधि के लिए कर सकता है। ये भी टीचर ग्रेड साइंस के एग्जाम में पूछा हुआ है, सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ 2011 की भर्ती में। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है जी, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, वो भी राष्ट्रपति करता है, ये भी रीट में पूछा हुआ है, सॉरी आरटेट में पूछा हुआ है। इसके बाद राष्ट्रपति कितने सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है, ये 12 सदस्यों को तो राज्यसभा में मनोनीत करता है और 2 सदस्यों को लोकसभा में करता है। लेकिन अब वो लोकसभा वाला संविधान संशोधन के तहत कट कर दिया गया है, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके बाद अगर बात करें, अगले प्रश्न देखते हैं, तो राष्ट्रपति का चुनाव की पद्धति क्या है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली, ये टीचर सेकंड ग्रेड एसएसटी 2010 के एग्जाम में पूछा गया है। राष्ट्रपति भारत के वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, अनुच्छेद 360 के तहत कर सकता है। देखिए एक बात का ध्यान रखिए, यहाँ एक बात छूट गई है, अनुच्छेद 52 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, अनुच्छेद 56 के तहत राज्य आपातकाल की घोषणा कर सकता है, और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। देखिए जी, अनुच्छेद जो आपातकाल है जो उसके बारे में अपने करेंगे, अलग से करेंगे आपातकाल के बारे में टॉपिक, तो उसमें थोड़ा सा ढंग से आ जाएगा। अब थोड़ी वीडियो बड़ी हो गई है तो इतना नहीं बता पाएंगे। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश अधिवेशन प्रारंभ होने के कितने दिनों तक अधिक से अधिक एक बार में प्रभावी रह सकता है। यहाँ पे ऐसे ही पूछा गया है कि अगर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है तो वो कितने दिनों तक रह जाता है, अगर अधिवेशन शुरू हो जाती है तो देखिए 6 सप्ताह तक रह जाएगा। जब अध्यादेश लागू किया जाता है तो आने वाला जो भी अधिवेशन होगा उसके प्रथम दिवस से लेकर अगले 6 सप्ताह तक वैलिड रहेगा। तो यहाँ कह सकते हैं आने वाले अधिवेशन के प्रथम दिवस से लेकर अगले 6 सप्ताह तक ये प्रभावी रहेगा, उसके बाद स्वतः ही खत्म हो जाएगा। अध्यादेश अनुच्छेद 123 के तहत जारी करता है, राष्ट्रपति कर सकता है। और मैंने बताया था सबसे अधिक अध्यादेश जारी करने वाले राष्ट्रपति कौन से थे, फखरुद्दीन अली अहमद थे जी। इसके बाद जो हमारा अंतिम है प्रश्न है उनके बारे में देख लेते हैं। देखिए जी, एक ही व्यक्ति कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है, कई बार बन सकता है जी, इसमें कोई नहीं है। अनुच्छेद 57 के तहत पुनर्निर्वाचन हो सकता है, बताया है जी। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग नहीं लेता, विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, या आरआरबी 2008 में पूछा गया है। इसके बाद जी, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी प्रक्रिया के बाद में अधिनियम बनता है जी, जब राष्ट्रपति उस पर सहमति दे दे, हस्ताक्षर कर दे तो वो कानून बन जाता है जी। तो ये प्रश्न थे जो हमारे आज हमने चर्चा की है। अगर आपको कोई भी प्रश्न में डाउट लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और ये हमारा राष्ट्रपति टॉपिक था, मैंने प्रयास किया है कि कम समय में अधिक से अधिक बताने का। बाकी राष्ट्रपति टॉपिक बहुत बड़ा है, इसको जितना करो उतना कम है।
अगर किसी के ना समझ आए तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न लिख सकते हो, हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, उससे संबंधित और आपको और विस्तार पूर्वक कक्षा लगा सकते हो। तो आज का आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।